वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास फर्स्ट यूनिट टॉपिक लेंगे अपना फॉर्मेलिटी। लास्ट वीडियोस में हमने किया मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये तीनों ही आपके पास क्या थे? दीज आर द वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास तरीका क्या है किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का? दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया? फॉर्मूला मास। फॉर्मूला यूनिट मास हम किसके केस में लेकर चलते हैं? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मीन्स जो फॉर्मेलिटी है वो यूजफुल किसके केसेस में रहेगी? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब मैं फॉर्मेलिटी को किसके इक्वल लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम हमने किस में लिया? लीटर के अंदर। अब हमें पता है जो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से। और आपके पास जो एन होगा नंबर ऑफ मोल्स वो किसके इक्वल होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और जब आप किसकी बात करोगे? आयनिक कंपाउंड की, तो यहां पर क्या आ जाएगा उनका? फॉर्मूला मास। तो यहां से हम फॉर्मेलिटी को किसके इक्वल लिख सकते हैं? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास इनटू V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता है कि अगर आप इस रेशो को लेकर चलते हो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि ग्राम पर लीटर, ये किसकी यूनिट थी? दिस इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? स्ट्रेंथ। तो मेरे पास जो फॉर्मेलिटी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? स्ट्रेंथ अपॉन फॉर्मूला मास के। तो आपके पास जो मेन फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन फॉर्मूला मास। नेक्स्ट हम इसी से मिलती हुई एक टर्म करेंगे, दिस इज नोन एज द नॉर्मेलिटी। जैसे हमने क्या किया फॉर्मेलिटी, वैसे ही क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। मैं यहाँ पर आपको एक हिंट दे रही हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मीन्स अगर हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो आपके पास क्या बन जाती है? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ जाएगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और साथ में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेकर चलती हूँ? ml में, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से इनटू इक्विवेलेंट मास। अब यहां पर जो आपके पास टर्म है मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, इसको हम अगेन किसके इक्वल लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल होगी? इसके पूरे की जगह, इतने के जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर? स्ट्रेंथ।
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन, आपके पास क्या रह जाएगा नीचे, इक्विवेलेंट मास। फॉर्मेलिटी में आपके पास क्या था अभी जो हमने सॉल्व किया कि फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन फार्मूला मास। सिर्फ चेंज क्या आया, फार्मूला मास की जगह आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट अब हम करेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी मीन्स एन इक्वल टू एम मीन्स मोलैरिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अगर हम केस लेकर चलें एसिड्स के लिए, फॉर एसिड्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब ये हमारे पास आया कहाँ से, हमें पता है जो एसिड के केस में बेसिसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी को हम, सॉरी बेसिसिटी नहीं बेटा, यहां पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड का किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। और बेसिसिटी को हम क्या डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस, कि किसी भी एसिड में कितने H पॉजिटिव वो दे सकता है, वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। अगर मैं अब इस मोलर मास अपॉन बेसिसिटी को किसकी जगह पुट करूं, इक्विवेलेंट मास की जगह, तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन मोलर मास इनटू बेसिसिटी। मोलर मास एसिड्स का है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो यही मैंने आपको कहा कि अगर एसिड का केस है तो आपने इस रिलेशन को यूज करना है। ऐसे ही अगर हम लेकर चलें फॉर बेसिस के रिलेशन क्या आएगा, किस किस के बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, तो उसके केस में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल या फिर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। अब सेम ये एसिडिटी यहाँ पर कैसे आया, हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन एसिडिटी के। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ बेस अपॉन, अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास की हमने यहां से वैल्यू पुट की इनटू एसिडिटी, वैसे तो अपॉन में आएगा, फिर वापस जाके कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। मोलर मास ऑफ बेस से मोलर मास बेस का कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। तो ये आपके पास किसके केस में होगा, इन केस ऑफ बेस। अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एटम, यानी कि मेटल एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे हमने मोलैरिटी को अगर मल्टीप्लाई किया तो हम किसको लेकर चलेंगे, नॉर्मेलिटी को। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट होता है वो किसके इक्वल आता है आपके पास, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉजिटिव वैलेंसी
या फिर चार्ज ऑफ मेटल एटम। अगेन हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास, अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं किसके लिए, सॉल्ट के लिए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट। तो इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, मोलर मास, और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। अगेन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू टोटल पॉजिटिव वैलेंसी प्रेजेंट ऑन द मेटल एटम। तो हमने रिलेशन ही ये दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो इनको आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बेस्ड न्यूमेरिकल दिए हों। नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के केसेस में पूछें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मेलिटी जो इक्वल होगी वो किसके आएगी, मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। मैंने यहाँ पर गेन क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस्ड। तो खुद को अगर उनको रिड्यूस करना है तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन बाय 1 मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हम लेकर चल रहे हैं उसके 1 मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी से, तो वो किसके इक्वल आएगी, नॉर्मेलिटी के इक्वल। ऐसे ही अगर हम किसका लेकर चलें, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो नॉर्मेलिटी इक्वल आएगी किसके, मोलैरिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost by 1 molecule of a substance। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब अगर हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ, किसका इक्विवेलेंट मास, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो वो किसके इक्वल आता है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। और अगर हम निकाले इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो वो किसके इक्वल आएगा, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। मैंने ये दोनों फार्मूले क्यों बताए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब वो इक्विवेलेंट मास एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है, सॉल्ट का भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास किसका पुट करती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोलर मास मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, जो हमने यहाँ लिखे हैं। ऐसे ही अगर रिड्यूसिंग एजेंट का केस लेकर चलूंगी तो आपके पास क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रिड्यूसिंग एजेंट का किसके इक्वल आएगा, मोलर मास, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। मोलर मास से मोलर मास कैंसिल होकर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो मेन आपको ध्यान रखने हैं ये वाले फॉर्मूले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग हो, सॉल्ट हो, एसिड है या फिर बेस है, तो अगर आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों में से कोई एक निकालनी है और एक दी हुई है तो आप डायरेक्ट इन रिलेशंस को प्रेफर करेंगे। अभी जो मैंने रिलेशंस बताए उन्हीं के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू डैश नॉर्मल सॉल्यूशन। मीन्स मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना मोलर सॉल्यूशन अगर H2SO4 का है तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2NH2SO4 सॉल्यूशन के। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास रिलेशन क्या था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू
अब H2SO4 क्या है? एसिड, तो इसके केस में आप क्या लिखोगे? बेसिसिटी। अब मोलैरिटी इसकी कितनी दी हुई है? 1। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन यानी कि बेसिसिटी इसकी कितनी है? 2। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी नॉर्मेलिटी कितनी निकल कर आएगी? 2। इसीलिए मैंने 1 मोलर H2SO4 को किसके इक्वल लिख दिया? 2 नॉर्मल H2SO4 के। ऐसे ही अगर आपको दिया हो कि 1 मोलर फोस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू डैश नॉर्मल सॉल्यूशन, तो अगेन सेम फॉर्मूला, आप नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की कितनी है? 1। बेसिसिटी यानी कि H पॉजिटिव आयन कितने देगा ये? 3। तो यहाँ से कितने नॉर्मल निकल कर आएगा? 3 नॉर्मल। मीन्स 1 मोलर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इक्वल टू 3 नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम बेस का कोई एग्जाम्पल लेकर चलें, मैंने लिया आपके पास 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और आपसे ये पूछा कि ये कितने नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है, तो अगेन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू, अब बेस है तो बेस के केस में अब आपको क्या लेकर चलनी है? एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है बेस के केस में? नंबर ऑफ आयनाइजेबल या रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। कितने OH नेगेटिव आयंस आएंगे यहाँ से? 2। तो आपके पास मोलैरिटी 1, OH नेगेटिव आयन देगा कितने? 2। तो आपके पास यहाँ से कितने के इक्वल आ जाएगा? 2 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के। आप इसको अल्टरनेट फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा होता 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन इक्वल टू डैश मोलर H2SO4 सॉल्यूशन के, तो अगेन रिलेशन क्या था? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब आपको यहाँ नॉर्मेलिटी दी है कितनी? 1। मोलैरिटी आपको निकालनी है। बेसिसिटी कितनी है इसकी? 2। तो मोलैरिटी कितनी आएगी? 1/2 यानी कि 0.5। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि 1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन है वो कितने के इक्वल आएगा? 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हमारे पास क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, N मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। कितने ml सॉल्यूशन के अंदर है? 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 250 ml। मीन्स ml में है तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 1000 से। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब किसी भी सॉल्ट में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आता है? मास ऑफ सॉल्यूट के अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ऑक्सैलिक एसिड क्या है आपके पास? एसिडिक। तो इक्विवेलेंट मास किसी भी एसिड का किसके इक्वल होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इट्स बेसिसिटी। आप इस वैल्यू को अगर यहां पुट करोगे तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बेसिसिटी ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास ये आ गया यहाँ पर बेसिसिटी। अब फॉर्मूले से पता है कि ये कितने H पॉजिटिव देगा? 2। तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। फॉर्मूले से ही हम इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका 126।
तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, दैट इज 31.5। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल है मास 31.5, मोलर मास 126, बेसिसिटी कितनी 2। तो यहाँ से जो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का कितना 0.5। अब आपके पास फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कितना 0.5 आ गया, वॉल्यूम आपके पास गिवन है इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे तो नियरली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 नॉर्मल। मीन्स आपके पास इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है 0.4 नॉर्मल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।